सर सर ग्रेट सर थैंक यू। अरे लीजिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे आप? धन्यवाद। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सादर केरल के माननीय राज्यपाल महोदय जी एवं माननीय डॉक्टर राजीव कुमार जी से कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। हम हार्दिक स्वागत करते हैं केरल के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी का दत्तोपंत ठेंगड़ी स्मृति राष्ट्रीय व्याख्यान माला 2024 में। साथ ही में पूर्व उपाध्यक्ष नीति आयोग भारत सरकार डॉक्टर राजीव कुमार जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मंच पर हम स्वागत करते हैं दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के अध्यक्ष श्री अशोक पांडे जी का, सचिव श्री दीपक शर्मा जी का, निदेशक डॉक्टर मुकेश कुमार मिश्रा जी का। हमारे भारत की शाश्वत परंपरा है, शुभ कार्य के पूर्व दीप प्रज्वलन किया जाता है। मैं आग्रह करना चाहूँगी आज के इस व्याख्यान माला के मुख्य वक्ता माननीय राज्यपाल केरल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी से, वक्ता पूर्व उपाध्यक्ष नीति आयोग भारत सरकार डॉक्टर राजीव कुमार जी से, अध्यक्ष श्री अशोक पांडे जी से, सचिव श्री दीपक शर्मा जी से, निदेशक डॉक्टर मुकेश कुमार मिश्रा जी से कि आप सभी मणि रूपी दीप की अलग को प्रज्वलित कर आज की इस व्याख्यान माला का शुभारंभ करने की कृपा करें। साथ ही में ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करें और साथ ही में दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की तस्वीर पर भी पुष्प अर्पित करें। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें हमेशा सत्य और न्याय के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है और उन्हीं को नमन करने के लिए, उनके योगदान को याद करने के लिए आज दत्तोपंत ठेंगड़ी स्मृति राष्ट्रीय व्याख्यान माला 2024 के अंतर्गत दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता केरल के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, पूर्व उपाध्यक्ष नीति आयोग भारत सरकार डॉक्टर राजीव कुमार जी, सम्मानीय अतिथिगण। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपर्ज्योति नमोस्तुते। चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायता श्रोताद्वाइश प्राणश्च मुखादग्निर्जायता। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंतो वासुदेव नमस्तुते। स्वस्ति न इंद्रो वृषभाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। राष्ट्र विचारक और राष्ट्रभक्त दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की जयंती के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का कीर्ति चिन्ह भेंट करें आपकी करतल ध्वनि के बीच। आज हमारे बीच केरल के राज्यपाल
श्री आरिफ मोहम्मद खान जी पधारे हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। स्वागत के क्रम में आगे बढ़ते हुए आग्रह है दत्तोपंत ठेके बीच हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज की व्याख्यानमाला के वक्ता डॉक्टर राजीव कुमार जी का भी। और अब मैं आग्रह करूंगी डॉक्टर मुकेश कुमार की तालियों के बीच हम हार्दिक स्वागत करते हैं दत्तोपंत ठेके शोध संस्थान के अध्यक्ष श्री अशोक पांडे जी का भी। डॉक्टर मुकेश कुमार मिश्रा जी स्वागत कर रहे हैं अध्यक्ष श्री अशोक पांडे जी का। और इसी क्रम में पुनः आग्रह है डॉक्टर दत्तोपंत ठेके शोध संस्थान के सचिव श्री दीपक शर्मा जी का। दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान द्वारा आयोजित इस स्मृति व्याख्यानमाला में बहुत सुदूर दक्षिण से पधारे हमारे आग्रह पर आदरणीय श्री आरिफ मोहम्मद खान जी माननीय राज्यपाल केरल, साथ ही मंच पर आज उपस्थित आदरणीय डॉक्टर राजीव कुमार जी, पहले इंडिया फाउंडेशन के आप अध्यक्ष हैं और नीति आयोग के आप पूर्व उपाध्यक्ष, हमारे संस्थान के मार्गदर्शक अध्यक्ष आदरणीय अशोक कुमार पांडे जी, हमारे संस्थान के सचिव श्री मान दीपक शर्मा जी और सभागार में उपस्थित समस्त सुधीजन, प्रबुद्धजन, माननीय कुलपतिगण, प्रोफेसर और बुद्धिजीवीगण, विद्यार्थियों, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ। इस आयोजन में आप पिछले कई वर्षों से जुड़े हुए हैं और आपने अब तक कई विद्वानों के व्याख्यान सुने हैं। आज इस कड़ी में पुनः हमारा सौभाग्य है कि इस मंच से भारतीय संस्कृति के मर्मज्ञ, इसके मूल तत्वों के बड़े व्याख्याता आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान साहब और देश की नीति निर्धारण में अपनी एक महती भूमिका निभाने वाले आदरणीय डॉक्टर राजीव कुमार जी, ऐसे दो विभूतियों का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। आज मैं आप दोनों का एक बार पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने हमारे आग्रह पर, संक्षिप्त आग्रह पर हमारा अनुरोध स्वीकार किया है और इस मंच की शोभा बढ़ाई। मैं पूरे संस्थान की ओर से आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मित्रों, ये दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान द्वारा वार्षिक आयोजन है। हम लोग साल भर में कुछ अलग तरह की गतिविधियां करते हैं, अकादमिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, परंतु ये एक वार्षिक आयोजन की तरह दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के जन्म दिवस पर 10 नवंबर को यह आयोजन होता है। और इसमें हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के बताए हुए मार्ग पर चलें और उनके बताए हुए सिद्धांतों को विमर्श के केंद्र में ले आएँ। आज उसी को ध्यान में रख कर के दो विषयों का चयन, आज भारत, विकसित भारत की बात हो रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, दुनिया भर में बड़ी आर्थिक शक्ति की बात हो रही है, तो इन सब के पीछे जिस विभूति का एक बड़ा योगदान है वो हमारे बीच उसकी परिकल्पना को रखने के लिए उपस्थित हैं। उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। और साथ ही जो काम शोध के क्षेत्र में, अकादमिक के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में होता है, उसका एक मूल लक्ष्य होता है इस देश की एकात्मता, इस देश की सांस्कृतिक एकात्मता। हम सब एक हैं, ऐसे भाव भूमि पर वर्षों तक आदरणीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने जीवन भर काम किया। इस देश की सांस्कृतिक एकात्मता, राष्ट्रीय अखंडता और सामाजिक समरसता जैसे विषयों को लेकर के दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने जीवन भर काम किया। उन विषयों को और नीचे तक विस्तार की दृष्टि से ऐसे व्याख्यान बड़े कारगर होते हैं और इस कड़ी में आज हमें माननीय राज्यपाल महोदय का मार्गदर्शन मिलेगा। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के बारे में आप सब जानते हैं, भोपाल उनकी कर्मभूमि रही है और एक बहुत महत्वपूर्ण आज है इस मंच से
कि माननीय राज्यपाल जी केरल से आए और जब दत्तोपंत ठेंगड़ी जी प्रचारक बने तो सबसे पहले केरल से उन्होंने काम शुरू किया था और केरल में उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई। उसके बाद वो पश्चिम बंगाल गए, पश्चिम बंगाल से फिर भोपाल आए, भोपाल में उन्होंने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की और अनेक संगठनों की स्थापना की, बहुत सारे देशों की यात्रा की। उनकी 200 से अधिक छोटी बड़ी पुस्तकें हैं, 7-8 भाषाओं का उन्हें ज्ञान था और हम सब जानते हैं कि वो 60 साल तक सार्वजनिक जीवन में हमारा मार्गदर्शन करते रहे। इस देश की मेधा में एक बड़ा नाम आदरणीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का लिया जाता है और उनके अनेक सिद्धांत, हम कई बार केवल उन्हें संगठनकर्ता या संगठन शिल्पी ही कह देते हैं, लेकिन सच ये अधूरा सच है। पूरा सच ये है कि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी एक इस देश के बड़े मेधावी स्कॉलर हैं और उस रूप में आज उनकी प्रतिष्ठा भी हो रही है। अनेक विश्वविद्यालयों में दत्तोपंत ठेंगड़ी के नाम पर पीठें बन गई हैं, उनके ऊपर रिसर्च हो रही है और थर्ड वे जो उनकी महत्वपूर्ण थ्योरी है उस पर कई शोधार्थी काम कर रहे हैं। पिछले साल हमने भी 1-2 दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी की थी दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के विचार पुंज पर केंद्रित स्वत्व का भारतीय दृष्टिकोण, इस पर काम किया था और उस पर कई सारे लोग काम कर रहे हैं। तो आज जो देश में ये बदलाव, मानसिकता में जो बदलाव हो रहा है 75वें स्वाधीनता वर्ष के बाद, उसमें दत्तोपंत ठेंगड़ी जी जैसे विचारकों का महत्व कितना बढ़ गया है ये सब हमको समझ में आता है और हम एक औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति की ओर जिस रास्ते पर चले हैं उसमें धर्मपाल जी हों या दत्तोपंत ठेंगड़ी जी हों और ऐसे महापुरुष, ऐसे विद्वान जिनके बताए हुए मार्ग ही हमें स्वत्व का मार्ग दिखा सकेंगे, हमें अपना आत्म साक्षात्कार करा सकेंगे, भारत को सचमुच में भारतीय बना सकेंगे। ऐसे विचारक के जन्म दिवस पर आज जो ये संध्या बनी है, इसके लिए मैं आप सभी अतिथियों का भी स्वागत करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं और आप सब जो इसके सहभागी बने हैं, मैं सबके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और पुनः ये बात दोहराता हूं कि दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान ऐसे विचारों के प्रति समर्पित है, प्रतिबद्ध है और आगे इस सब विषयों पर काम करता रहेगा। और वैसे तो बहुत सारी बातें कहने के लिए समय कम है। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के बारे में हमारे माननीय अध्यक्ष जी भी कुछ कहेंगे। उनका बहुत बड़ा विचार विश्व है जिसको समझने की ज़रूरत है और उस विचार विश्व में हमारी जो सांस्कृतिक बातें हैं वो सब बहुत व्यवस्थित रूप से परिलक्षित होती हैं। एक उदाहरण दे के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज हमने एक पेंटिंग दी है जो कि स्थानीय कलाकारों द्वारा, जनजातीय छात्रों द्वारा बनाई गई है। स्थानीयता को, स्वदेशी को लेकर के जो ठेंगड़ी जी ने काम किया है वो अद्भुत काम है और उसको वो काम बहुत आगे बढ़ चुका है। कला दृष्टि, हिंदू कला दृष्टि एक छोटी सी पुस्तक है। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि भारत की समग्र कला दृष्टि अद्वैत में है। ये पहली बार इस तरह का एक सिद्धांत उनके पुस्तक को पढ़ने के बाद मिला। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिनके हम साल भर में प्रसंग करते रहते हैं। आज ये प्रसंग उनके जन्म जयंती पर स्मृति व्याख्यान का है। आज हमें 2 विद्वानों के व्याख्यान सुनने को मिलेंगे। क्या कला वाले? हाँ, कला दृष्टि को लेकर के सचमुच में कोई पुस्तक नहीं है। भारतीय कला पर वासुदेव शरण अग्रवाल, अपने मिश्रा जी, वहाँ वाले विद्यानिवास मिश्र जी, ऐसे बड़े विद्वानों ने कला को लेकर बहुत कुछ लिखा है। लेकिन बहुत छोटी सी पुस्तक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने संस्कार भारती के स्थापना के समय एक भाषण दिया था और उसकी एक पुस्तक तैयार हुई, उसका नाम है हिंदू कला दृष्टि। वो पुस्तक रीप्रिंट होकर प्रभात प्रकाशन से हिंदी और अंग्रेजी में अभी आई है। उसमें उन्होंने पूरे व्याख्यान को जैसे समेटा है, वो अंत में वही कहते हैं कि पूरी भारत की कला, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितना भी भारतीय कला है उसकी दृष्टि अद्वैत है। वो अद्वैत में प्रकट हो जाती है। कला, जिस कला को आप देखेंगे वो अद्वैत में प्रकट हो जाती है। ये भारतीय कला का वैशिष्ट्य है। ऐसी कुछ बातें हमें अपने अकादमिकता के सिद्धांतों में, विमर्श में, नैरेटिव में लाने के लिए हम सब प्रयासरत हैं। मैं अब समय नहीं लूँगा। इस मंच को मैं आगे के कार्यक्रम के लिए पुनः सौंपता हूँ आज की हमारी जो संचालिका हैं रितिका जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मुकेश जी। आपने बहुत ही अच्छे से दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के जीवन पर प्रकाश डाला, उनके योगदान पर प्रकाश डाला और भारतीय कला पर भी प्रकाश डाला। और अब मैं आग्रह करती हूँ
दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के अध्यक्ष श्री अशोक पांडे जी से उद्बोधन के लिए आपको बता दें, आप पूर्व में न्यायाधीश रह चुके हैं, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य भी रह चुके हैं, साथ ही में सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। जोरदार तालियों के साथ हम आग्रह करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी श्री अशोक पांडे जी से उद्बोधन के लिए। मंचस्थ आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता परम आदरणीय महामहिम राज्यपाल केरल श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, मंच की शोभा बढ़ाते हुए नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष एवं इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन का काम देखने वाले डॉक्टर राजीव कुमार जी, भाई दीपक जी शर्मा, अनुज मुकेशी मिश्रा और सभागार में उपस्थित भोपाल के शीर्षस्थ प्रबुद्ध जन बंधु एवं भगिनियां, वास्तव में दत्तोपंत जी के कर्तृत्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश तो मुकेश जी डाल चुके। बहुआयामी व्यक्तित्व था। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति ने अपने लिए कुछ नहीं जिया, पूरा जीवन देश के लिए दिया और सारी विषम और अभावपूर्ण परिस्थितियों के बीच समाज को संगठित करना, जागृत करना, दिशा देने का काम किया। संस्कार भारती, मजदूर संघ, अधिवक्ता परिषद, ग्राहक पंचायत, किसान संघ, अनेक संगठन शून्य से खड़े किए और शिखर तक पहुंचाए। जैसा बताया, लगभग 200 पुस्तकें लिखी, अनेक देशों की यात्राएं की। उनके लेख, उनकी पुस्तकें चिंतन की गहराई को दर्शाती हैं। एक दिशा दी उन्होंने, जो कहा जाता है कि इसके पहले चिंतन का केंद्र यूरो सेंट्रिक था, दत्तोपंत जी ने उसको इंडिया सेंट्रिक किया। महामहिम राज्यपाल जी को कौन नहीं जानता। 23 अगस्त 1986 का दिन वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन महामहिम राज्यपाल ने भारतीय संसद में सामाजिक आंदोलन को दिशा देने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया। वो वक्तव्य जो था, ऐतिहासिक वक्तव्य, तथ्य, तर्क और अध्ययन तीनों की गहराई उसमें थी। और आज के युग में जो देखते हैं हम कि लोग अपनी वाणी और बुद्धि के समझौते सिद्धांतों के साथ कर लेते हैं, उस समय केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना अपने सिद्धांतों के लिए, यह उनकी वैचारिक स्पष्टता और उसकी दृढ़ता का सूचक है। ऐसे लोग ही वास्तव में दत्तोपंत जी की उस धारा को आगे बढ़ा रहे हैं। भले ही विपरीत परिस्थितियां हों, आलोचनाएं हों, पर वैचारिक स्पष्टता और दृढ़ता हमारे साथ बनी रहे। देश को दिशा देने का काम संकट उठाकर भी, अपमान सहन करके भी, उपेक्षा सहन करके भी करने का काम जो दत्तोपंत जी ने किया, उसी धारा पर चलने वाले माननीय महामहिम राज्यपाल जी हैं। डॉक्टर राजीव कुमार जी नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे। मैं इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन की पत्रिका का नियमित पाठक हूं। अद्भुत लेखन आता है उसमें, बड़े विद्वतापूर्ण लेख आते हैं, बड़ा गहराई का चिंतन रहता है। तो एक बौद्धिक प्रवाह को आगे चलाने का काम वो कर रहे हैं, देश को दिशा देने का काम कर रहे हैं। और जो लोग देश में भ्रांति पैदा करना चाहते हैं, जो देश में एक दूषित विमर्श पैदा करना चाहते हैं, जो देश में अपसंस्कृति लाना चाहते हैं, जो देश में वैमनस्य लाना चाहते हैं, उस सारे को चुनौती देने का काम डॉक्टर राजीव कुमार जी के नेतृत्व में इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन कर रहा है। हम सब लोग भी, इसलिए मैंने कहा भोपाल के सभी शीर्षस्थ प्रबुद्ध जन उपस्थित हैं, हम सब भी उनके अनुयायी हैं। और आज की स्थिति में हमारे मार्गदर्शक हमारे मध्य मौजूद हैं, इससे बड़े सौभाग्य की कोई बात नहीं हो सकती है। तो वास्तव में सुनना तो दोनों विभूतियों को है। मैं तो इस ठेंगड़ी न्यास की इस विचार यात्रा को, इस चिंतन धारा को आगे बढ़ाने में जितने लोग सहयोगी हैं, उनको धन्यवाद देते हुए, ऐसे कार्यक्रम को शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।
राजीव जी उपाध्यक्ष रह चुके हैं नीति आयोग के सन 2017 से 22 तक। आप अध्यक्ष हैं पहले इंडिया फाउंडेशन के, जो कि एक पॉलिसी थिंक टैंक है। आपको मल्टी डायमेंशनल अनुभव प्राप्त है। कॉर्पोरेट और इकोनॉमिक क्षेत्र में भी आपको भरपूर अनुभव प्राप्त है। आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल, और आपको जापान द्वारा प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार प्राप्त है। आप विकसित भारत एवं आत्मनिर्भर भारत जैसे सिद्धांत के सूत्रधार हैं और आज इसी विषय की परिकल्पना को आप साक्षात करने जा रहे हैं। तालियों के साथ हम आग्रह करते हैं आज की इस व्याख्यान माला के वक्ता डॉक्टर राजीव कुमार जी से कि वे अपना उद्बोधन दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत नमस्कार। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ और मेरा इस वाकई सौभाग्य कि मुझे मुकेश मिश्रा जी ने यहाँ आमंत्रित किया दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के जन्म दिवस पर, और इस मेमोरियल इस व्याख्यानमाला में मुझे बुलाया। और मैं आपका वाकई बहुत ही अनुग्रहित हूँ, बहुत एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। और भोपाल से मेरा काफ़ी पुराना लगाव है। मुझे ये शहर आने का जब भी मौका मिलता है तो मैं आता ही हूँ। और पिछली बार जब आया था तो भोपाल लिटरेरी फेस्टिवल में आया था, वहाँ पर कुछ बातचीत करने, तो इसलिए भी। और तो आदरणीय गवर्नर साहब, हरी मोहम्मद खान साहब, अशोक पांडे जी, दीपक शर्मा साहब और आए हुए सारे हमारे प्रबुद्ध जन और द एमिनेंसेस एंड ऑडियंसेस, आप सभी को नमस्कार। और आपका आने का यहाँ पर एहसानमंद हूँ कि आप मेरे को सुनने, मुझे मौका देने के लिए यहाँ आए। मैंने दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के बारे में तो सभी लोगों ने सब कुछ कह लिया, मगर वाकई बात यह है कि उतना प्रतिभाशाली और उतना बहुमुखी मल्टी डायमेंशनल अगर एमिनेंस को हिंदुस्तान में बहुत ही कम लोग थे। और ख़ासतौर से आजकल के मॉडर्न ज़माने में जो उन्होंने सब कुछ काम किया, मतलब इतने सारे संगठन का बनाना और साथ में जो कहना कि उन्होंने सामाजिक समरसता मंच की बात कर डाली, सब हर तरह का काम। और मुझे जो सबसे बड़ी बात लगी उनकी, और क्योंकि एक अर्थशास्त्री के रूप में, एक इकोनॉमिस्ट के रूप में, क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी जिसका टाइटल ही था द थर्ड वे। वो थर्ड वे जो टाइटल था, उस किताब के बारे में मेरे ख्याल में इतनी लोग बात करते नहीं हैं जितनी कि करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने काफ़ी साल पहले, मुझे उसका जो है वो कब हुआ था, शायद 1993 या 92 में उसका प्रकाशन हुआ था। तब उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के लिए ना साम्यवादी, ना कम्युनिज्म, ना कैपिटलिज्म, कोई भी रास्ता ठीक नहीं है, हमको अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा। और उसके उन्होंने बहुत सारे जो थे वो उदाहरण दिए, बहुत सारे उन्होंने उसके आर्गुमेंट दिए, और ये भी कहा कि देखिए, और वो भी एक चीज़ तो उनकी जो कही थी वो बिल्कुल साफ हो गई कि कम्युनिज्म जो है वो ख़त्म ही हो गया, पूरे विश्व से ख़त्म हो गया। और मैं इस बारे में ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत अचरज की बात है, और मैं भी उसका शिकार था, कि मार्क्सिज्म जैसी एक डिफंक्ट आइडियोलॉजी, एक बिल्कुल मतलब गैर कहा जाए, जो कि परमात्मा को नहीं मानती, जो कि स्पिरिट को नहीं मानती, आत्मा को नहीं मानती, ऐसी एक चीज़ 200 साल तक पूरे विश्व को इतना प्रभावित कर सके और इतने बड़े लोगों को, टैलेंटेड लोगों को अपनी तरफ अग्रसर कर सके, ये एक मतलब सोचने की बात है कि ऐसा भी हो सकता है। और हमें सोचना इसलिए ज़रूर चाहिए कि कहीं ऐसा फिर से हमारे देश में ना हो जाए। और ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं कहता हूँ उन्होंने उस समय कहा कि कम्युनिज्म भी ख़त्म हो जाए, हो ही गया, और कैपिटलिज्म भी ख़त्म हो जाएगा। ये बात देखने वाली है, अभी तक हुआ नहीं है, मगर मुझे लगता है कि उस रास्ते पर, और ख़ास तौर से अमेरिका के अभी जो नए इलेक्शन हुए उस रास्ते पे हम शायद आगे बढ़ चुके हैं। फिर हमारा विकल्प क्या है, हिंदुस्तान का विकल्प क्या है, ये सोचने की बात। और आज मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि हमारा विकल्प इसलिए और बहुत मुश्किल है क्योंकि हमें आज पहली बार विश्व के इतिहास में पहली बार ये जिम्मेवारी हम पर आई है कि हम लोगों की आमदनी भी बढ़ाएं, उनका जीवन स्तर भी बढ़ाएं, कई गुना बढ़ाएं, और साथ में पर्यावरण की रक्षा भी करें। ये कभी किसी ने पहले करा ही नहीं।
सबने पहले एक ही रास्ता पकड़ा कि कैसे जो है वो अपनी हम जो है वो इनकम पर कैपिटा इनकम बढ़ा लें, जीडीपी बढ़ा लें, सब कुछ कर लें। और उन्होंने जिसको कहते हैं कि जो कि पाश्चात्य जीवन का मूल है, उन्होंने अपनी प्रकृति को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। मतलब उसको जैसे कहते हैं दे कॉन्कर्ड इट, दे वेस्टेड इट, दे पिलेज्ड द नेचर। उन्होंने, हमारी वो संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है कि हम प्रकृति के साथ रहने वाले लोगों से हैं, हम प्रकृति की पूजा करने वाले से लोगों में से हैं। तो हम वो कर नहीं सकते, ये हमारी संस्कृति नहीं है। मगर हम कैसे ये साइमल्टेनियसली करें टू ग्रो आवर इनकम फ्रॉम $2,800 per capita to whatever level you might say, and at the same time reduce our carbon footprint when it is only 3 gigatons and the lowest in per capita income. How should we be able to do that? इसके लिए हमें मजबूरन जो है वो हमें एक नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा, जो कि किसी और ने नहीं ढूंढा है। और ये इसलिए मैं आप लोगों से ये इस बात का आग्रह करता हूँ कि हमें नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है। अगर हम उन्हीं रास्तों पे चलते रहे, उसी पैराडाइम को अपनाते रहे कि जैसे कि हमने आज तक किया है, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि हमको एक नहीं 6 प्लैनेट्स की ज़रूरत होगी। अगर हमें मतलब ये प्लैनेट ये जो हमारी प्रकृति है वो हमारा निर्वाह नहीं कर पाएगी, बहुत कुछ हमें करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को सलाम करता हूँ, उनका मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ कि उन्होंने इस रास्ते को पहले दिखाया। आज से 20 साल पहले ये बात करके गए वो, जिसके रास्ते पे हमें चलना पड़ेगा। तो दूसरी वजह है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि बताना ही उचित होगा कि सन 1971 में, बहुत पुरानी बात हो गई, मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज से भाग गया। पढ़ता था, इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ता था, काफ़ी 35 लोगों का एक क्लास होता था, बड़ा कोशिश से वहाँ पहुँचते थे। मगर मैं भाग गया क्यों? क्योंकि मुझे इस देश में क्रांति करना थी, नक्सली बनकर। वहाँ मेरे सामने वो एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो कि वो था। और भागकर जब मुझे पूरा उस तरह से बिल्कुल एक तरह से डिsillusionment हो गया कि कितना झूठ उन लोगों ने बोला है, किस तरह से वो लोगों को बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। और कितने सारे, मेरा एक ही व्यक्ति जिसको मैं जानता हूँ, रविंद्र, जो मेरा एक साथी थे, बड़े थे मुझसे, ओनली जीनियस दैट आई नो इन दिस वर्ल्ड इन माई लाइफ, विक्टिम्स इतने सारे लोग बन गए। जब मैं उस सब से विमुक्त होकर लखनऊ यूनिवर्सिटी में आया, जहाँ पे मुकेश जी भी पढ़े हैं, तो मुझे पनाह मिली लखनऊ से। और मैं उसके बाद वहाँ से मेरी जर्नी शुरू होकर यहाँ तक आ जाना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ ये क्यों हुआ और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुआ। और वो ये कि सन 1988 में व्यक्तिगत की वजह से मेरी ट्रिस्ट विद सहजयोगा बिगैन। मुझे सहजयोग नामक एक विचार, एक मेडिटेशन प्रैक्टिस का मुझे जो है वो साथ मिला। श्री माता जी निर्मला देवी ने उसको बनाया है, उसको आगे किया है। और उसकी सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें उन्होंने उस समय बात करी कि हम सब में वो सूक्ष्म शरीर मौजूद है, जो कि इस भारत जो योग भूमि उन्होंने कहा, उसकी खासियत है कि वो उस सूक्ष्म शरीर का योग परमात्मा से करा सकती है। आत्मा का परम से मिलना वो करा सकती है, वही योग होता है। और वही योग जो है वो अद्वैत को माना जाता है, जो कि आदि शंकर ने कहा, और जो कि ज़ेन भी है, जो कि टाओ भी है, जो कि सूफिज्म भी है। और इस बात को उन्होंने दोहराया बार बार कि इसी देश की, इस भारतवर्ष की ही यह खासियत है कि उसने ये माना कि हम सब में वही चीज़ मौजूद है जो किसी में है, और कोई भी फ़र्क नहीं हमने। इसलिए हम लोग जो है वो उसी को अगर उसको मान के चलें। क्यों मैं बता रहा हूँ आपको? इसलिए क्योंकि उस रोज़ से मेरा परिवर्तन मकौली पुत्रम से भारतीय मनुष्य होने में हुआ। और ये बात आज 1988 की है, क्योंकि मैं उसके पहले पूर्ण रूपेण मकौली पुत्रम था। ऑक्सफर्ड से पढ़ के आया था, पाइप पीता था, और क्या बढ़िया एक्सेंट थी, क्या बताऊँ आपको। मगर ये सहजयोग की वजह है कि मैं उसकी वजह से यहाँ तक आ सका। तो मैं उनका बिल्कुल बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को चलाया। और ये मैं आप लोगों को भी बताता हूँ कि ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन जो है, आंतरिक परिवर्तन जो है, वो आवश्यक है। मानसिक होने से कुछ नहीं बनता। जब तक आप आंतरिक परिवर्तन ना कर लें, जब तक आप इस बात के बिल्कुल
कट्टर रूप से मान न लें कि हम सब एक हैं, हम में ही आत्मा का जो है वो बसी हुई है और उसका एक ही हमारा काम है। मानव की स्थिति में आकर एक ही हमारा योग है, वो ये कि अति मानव बनना और परमात्मा से अपना योग स्थापित करना। अगर ये हो जाए और अगर ये होता है और होना जो लाजिम है, जो कि ज़रूरी है, बिल्कुल है, तभी हमारा देश उस जो मैंने 2 लक्ष्य आपको बताए तभी पार कर पाएगा। क्योंकि वरना उसके बिना हम जो हैं वो प्रकृति के साथ जीकर और अपने जीवन को और रोज़ाना बेहतर बनाते रहें, ये मेरे ख्याल में मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे आगे कर रहा हूँ। आज का मैंने कहा था कि मैं बात करूँगा विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत। ये क्योंकि मैं अर्थशास्त्री हूँ, मजबूर हूँ, मैं ऐसी चीज़ों पे बात कर पाता हूँ, मगर आपको इसके लिए ये चीज़ बड़ी अच्छी जो है वो ठेंगड़ी साहब ने बहुत पहले कही। उन्होंने स्वदेशी का एक डेफिनेशन दी अपनी किताब में 3rd वे में, और जिसमें कि उन्होंने कहा 193 पेज पर है शायद, कि स्वदेशी, एंड आई कोट, इट कंसर्न्स द स्पिरिट डिटर्मिन्ड टू अचीव नेशनल सेल्फ रिलायंस, द स्पिरिट टू अचीव नेशनल सेल्फ रिलायंस, preservation of national sovereignty, independence and international cooperation on equal footing। ये उन्होंने स्वदेशी का भाषण दिया। तो ये इसी स्वदेशी से बात निकलती है आत्मनिर्भरता की, और इसी स्वदेशी से बात निकलती है विकसित भारत की। विकसित भारत क्या होना चाहिए? आजकल विकसित भारत की बात बहुत चल पड़ी है। जिसको देखो वो 2047 की बात करता है, 2050 की बात करता है कि इतना होना चाहिए हमारा जीडीपी। कोई कहता है 43 ट्रिलियन डॉलर होगा, कोई कहता है 36 ट्रिलियन, मतलब हर तरह की अटकलियाँ और चल रहे हैं, आंकड़े चल रहे हैं, जिसको जो मर्जी आता है। मेरा अपना मानना ये है कि अगर हमें विकसित भारत की एक डेफिनेशन देना है तो उसका एक अच्छा जो हो सकता है, एंगस मेडिसन द्वारा जो बताया गया था कि पहली शताब्दी में 1st AD में हम पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के 32.9% थे। इसलिए अलेक्जेंडर आया था हमारे पास, ऐसे नहीं आ गया था। 32.1 हिंदुस्तान था। ये घटते घटते 1850 तक 16% हो गया, 16.2% हो गया 1850, जबकि हम कॉलोनाइज हुए, जबकि हम पर ब्रिटिश साम्राज्य आया, तभी भी 16% था और हमारी पॉपुलेशन का हिस्सा भी 16% ही था। जब तक वो गए तो हमें एक संपन्न देश से लेकर एक गरीब और लाचार देश छोड़ के चले गए, जिसकी विश्व की अर्थव्यवस्था में केवल 3% हिस्सेदारी थी, सिर्फ 3%, और पॉपुलेशन 16% थी। मैं क्यों आंकड़े आपको दे रहा हूँ? सिर्फ ये कहने के लिए कि विकसित भारत की एक परिभाषा ये हो सकती है कि हम आज़ादी के 100 साल में उन 200 साल की जो अपनी ब्लेमिश है, जो हमारे पर चोट लगी हुई है, उसको ख़त्म कर सकें। तो कम से कम हम 2047 में जब आएँ तो हमारा विश्व का हिस्सा फिर से अगर 16% हो जाए, जो कि हमारी पॉपुलेशन के हिस्से के बराबर होगा, तो हम मान सकते हैं कि हम विकसित हो गए। तो ये एक परिभाषा हो सकती है जीडीपी के तौर पर, जिससे कि नतीजा ये होगा कि करीब हम लोग 32 ट्रिलियन डॉलर के होंगे, क्योंकि यूएन ने बताया है कि 2050 में विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो 200 ट्रिलियन डॉलर के करीब होगी। मगर ठेंगड़ी साहब इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। ठेंगड़ी साहब ने अपनी किताब में और जगह भी कई साफ लिखा है कि जीडीपी एक मिथ्या है, जीडीपी एक गलत आंकड़ा है, क्योंकि उसमें फॉर एग्जांपल हमारी जो माताएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारे घर में काम करते हैं, उनका कोई उसमें आंकड़ा ही नहीं आता। अगर एक माँ बन छोड़ के अगर नर्स बन जाए तो जीडीपी बढ़ जाता है, और नर्स से हट के अगर माँ बन जाए तो जीडीपी कम हो जाता है। तो जीडीपी का कोई मतलब है नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कि इसको हमें नकारना चाहिए, हम इसको नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो लोगों ने कही कि साहब अगर आप जीडीपी नहीं मानते हैं तो इसलिए उनमें आप कही कि आप पर कैपिटा जीडीपी ले लीजिए। तो पर कैपिटा जीडीपी का भी बात यह है कि वो भी ठेंगड़ी साहब ने कहा देखो वो भी कैसे लोगे, क्योंकि पर कैपिटा जीडीपी लेने का भी मतलब ये है कि उसमें चाहे आपने वो आमदनी मॉरली करी हो, अच्छे काम करके करी हो, या डाकू बन के करी हो, या जो भी कुछ करके करी हो, स्मगलर बन के करी हो, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी। क्या उसको हमें उसमें हासिल करना चाहिए? उन्होंने कहा ये भी ठीक नहीं है हमारी बात। तो उन्होंने क्या कहा, उसने कहा कि इसके लिए हमें जो है वो तीसरा रास्ता ढूंढना है। और तीसरा रास्ता उन्होंने कहा, जो कि शुरू में दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, और उसके बाद ठेंगड़ी जी ने उसका जो है वो उसको आगे बढ़ाया, वो ये था
कि कैसे हम जो हमारी पॉपुलेशन का जो सबसे निम्न 10% है, अंत्योदय की बात कर रहा हूँ, कि जो आखिरी जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो 10% लोग हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम नापो कि वो कैसे बढ़ रही है। अगर वो बढ़ जाएगी तब जाके बात बनेगी। उसके साथ में और भी दीनदयाल उपाध्याय जी ने और उसमें एक चीज़ लगाई कि ना सिर्फ वो ज़रूरी है मगर उनके 5 मूलभूत अधिकार उनको मिलना चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, और साथ में उच्च से उच्चतम क्वालिटी की शिक्षा और हेल्थ और स्वास्थ्य। ये 5 उन्होंने कहा कि ये उनके मूलभूत अधिकार हैं। और वो अगर हम सबसे निम्न स्तर के, मतलब सबसे जो नीचे 10% के लोग हैं, उनको हम ये अगर दिलवा सकें, अगर हम उनके लिए ये कायम कर सकें, तब हम मानेंगे कि पर कैपिटा इनकम का कोई माने है, वरना नहीं माने। और ये चीज़ दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी कही थी, मगर उसके काफ़ी साल बाद 2003-2005 में वर्ल्ड बैंक के एक चीफ इकोनॉमिस्ट थे फ्रांसवा बुर्गोनियो, उन्होंने भी इस बात की तायीद की। उन्होंने कहा कि हम आज जीडीपी का मेजरमेंट छोड़ दें और सिर्फ एक काम करें, वो ये है कि द बॉटम मोस्ट 10%, द बॉटम मोस्ट डिसाइल द जीडीपी, द पर कैपिटा इनकम, हाउ इट इज़ राइजिंग इज़ द ट्रू मेजर ऑफ अ कंट्रीज प्रोग्रेस एंड नथिंग एल्स। तो ये मेरे ख्याल में समझता हूँ कि आज मुझे हम लोगों को इस बात को कहना चाहिए, मानना चाहिए कि इस तरह की अगर हम लोग काम करें, और इस पर आज हम लोगों को नए सिरे से अपनी अर्थशास्त्र में हमें नए सिरे से रिसर्च करनी चाहिए, काम करना चाहिए। और इसका सबसे पहला जो चीज़ है वो ये है कि हम ये तो जाने कि हमारे आखिरी 10% कहाँ रह रहे हैं, किस स्तर पे रह रहे हैं, हम आज नहीं जानते हैं। हमें जानना चाहिए इस बात को कि उनका हमें मेजरमेंट करना आवश्यक है, अनिवार्य है। क्योंकि आप अगर खुद सोचिए कि सिक्किम की जो है वो पर कैपिटा इनकम 5.5 लाख है, बिहार की 60,000 है, उस 60,000 में उसका आखिरी 10% कहाँ रह रहा होगा, ये हम अंदाज लगा सकते हैं। अगर आप मनरेगा में हम देते हैं, हमको औसतन 320 रुपया दिन का देते हैं, कुछ राज्यों में 150 दिन का देते हैं, कुछ में 100 का देते हैं। अगर आप ये लेके चलें तो औसत जो है वो करीब 30,000 रुपया सालाना आमदनी होती है एक व्यक्ति की, फैमिली की नहीं, व्यक्ति की। क्या वो जीवन स्तर काबिल है? क्या हम उसका हिसाब नहीं लगा सकते? तो अगर हम देखेंगे, अगर हम ये मान के चलें, अगर हम उसको करें, तो मेरी समझ ये है कि हम एक लक्ष्य अपना ये बना सकते हैं कि जब हमारी आज़ादी के 100 साल हों तो हम इस तबके का, इस स्तर का जो पर कैपिटा इनकम है, वो जो भी आज है उसको कम से कम 2 लाख रुपया सालाना कर सकें, जो कि आज हमारी पर कैपिटा इनकम है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मगर 6, 7, 8 गुना बढ़ाना पड़ेगी। हम क्या उसके लिए तैयार हैं? कैसे उसको करेंगे? कैसे हो पाएगी? उसके लिए क्या रोज़गार की ज़रूरत है, या फिर सिर्फ हम उसको जो है वो बांट के जो है वो अपने वित्तीय खजाने से चीज़ें बांट के उनको कर सकते हैं? कैसे होगी वो? ये एक बहुत बड़ा काम है जो कि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के का बताए हुए रास्ते पे चलने का काम है, जिस पे आज काम अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा है। हमारी सारी यूनिवर्सिटीज़ में, सारे थिंक टैंक्स में वगैरह, मुझे दुख है कहते हुए, मगर इस पे काम नहीं हो रहा है। मगर अगर हम ये कहें, अगर ये करना चाहें, तो मेरे ख्याल में अगर हम ये कोशिश करें तो ये हो सकता है। और मेरा ये भी मानना है, मैंने केंद्रीय नीति में काफ़ी काम किया, जैसे कि बताया गया 91 से 95 तक मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे, उनका आर्थिक सलाहकार था, फिर नीति आयोग में आ गया। केंद्र में वो काम नहीं हो सकता, वो काम हमारे राज्यों में होगा, क्योंकि हमारा हर राज्य जो है वो किसी भी देश से बड़ा है। जिस सूबे का मैं हूँ, उत्तर प्रदेश का, वो दुनिया का शायद 5वां सबसे बड़ा राज्य मुल्क है, सबसे बड़ा राज्य वही है, देश है। तो ये हमारे राज्य जो हैं वो इतने बड़े हैं, इतने डाइवर्स हैं, इतने फर्क हैं कि उनकी कोई भी एक चीज़ बात बन नहीं सकती। जॉन रॉबिन्सन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी अर्थशास्त्री थी, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में क्योंकि उसकी डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि हिंदुस्तान के लिए जो भी कहो और उसका बिल्कुल ऑपोजिट, दोनों ही बातें सच हो जाती हैं। what is true about India and the opposite is also true, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी जो है वो हम लोग इतने पूरा एक कॉन्टिनेंट है हम लोग। तो मेरा अपना मानना ये है कि अगर हमको इस अर्थव्यवस्था पर काम करना है कि कैसे हम
आखिरी 10% के लोगों का जीवन स्तर 8 गुना, 5 गुना, 10 गुना बढ़ाएं अगले 25 साल में, तो वो हमें काम हर राज्य में करना पड़ेगा। और हम लोगों ने जो पहले इंडिया फाउंडेशन में काम शुरू किया है वो उससे भी और नीचा है। वो इसके साथ हमने विश्वास शर्मा जी के साथ असम में MOU भी साइन किया है और हम महाराष्ट्र में भी शुरू कर रहे हैं काम। वो ये है कि हम हर ज़िले को एक जो है वो अपना डेवलपमेंट का बिंदु बनाएं। ये प्रधानमंत्री के, माननीय प्रधानमंत्री की बात कह रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि मैंने उनके निर्देश में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षावादी जिलों पर मैंने नीति आयोग में बहुत काम किया, वहीं से काम शुरू हुआ, वहीं पे होता भी है। उन्होंने कहा था कि मेक डिस्ट्रिक्ट्स द फल्क्रम ऑफ डेवलपमेंट। हमारा हर एक ज़िला 30 लाख का है औसतन, मतलब बहुत फ़र्क भी है, बड़े भी हैं। 30 लाख से कम तो बहुत सारे मुल्क हैं, बहुत सारे देश हैं हमारी दुनिया में, तो हम डिस्ट्रिक्ट का क्यों नहीं कर सकते हैं? और ये एक बहुत बड़ी चीज़, आपको पता नहीं याद है कि नहीं आप लोगों को, मैंने पहली PhD में काम किया था कि PD श्रीमाली जी, KD श्रीमाली और जाकिर हुसैन साहब वगैरह ने एक चीज़ निकाली थी नई तालीम कह के, जिसमें ये कहा गया था कि पहले बच्चों को अपने ज़िले के बारे में बताओ, उनकी नदियाँ बताओ, उनके पहाड़ियाँ बताओ, उनकी खेती के बारे में बताओ, उनके खनिज पदार्थों के बारे में बताओ, फिर देश के बारे में बताओ, फिर अंतर्राष्ट्रीय बताओ। आज फिर मेरे विचार में वही अवसर है, हम उसी कगार पे खड़े हैं कि अगर हमने ये काम शुरू नहीं किया तो मेरे विचार में हम सिर्फ एक वेस्टर्न ओरिएंटेड, एक ताम झाम, एक अंग्रेजी में बातचीत करता है वो करते रह जाएंगे, जिससे देश की प्रगति और ख़ास तौर से जो फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, जो सबसे गए गुजरे हैं उनकी प्रगति होने में लाभ नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट पे करें, जो कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने बड़े अच्छी तरह से मुझे कहा कि हम लोग जो थे वहाँ पर मेरे सामने कि मैं अब से हर ज़िले का DM जो है उसको ज़िले का CEO बनाना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं जो है मापदंड देना चाहता हूँ। और आप जो काम करेंगे वो एक बेंचमार्क होगा, जिससे फिर उसको बताना होगा कि वहाँ से आगे तक कैसे उस ज़िले को ले जाए। अगर ये हो जाता है तो पहली बार असली लेवल पर, अच्छे स्तर पर, वाकई तौर पर अकाउंटेबिलिटी की बात बनेगी, जवाबदेही की बात बनेगी कि हमारे ज़िले का जो विकास है वो आपने तो कहा था इतना होगा, इतना हो सकता है, अब कहाँ हुआ ये बताइए। और मेरे ख्याल में ये करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दूसरी बात ये है, इसके साथ में जो बात आती है वो है विकसित भारत की 5 जो मूलभूत हमारे जो अधिकार हैं, उसमें हमें, जैसे मैंने पहले कहा, छठा जोड़ना ही पड़ेगा कि आप कम से कम एक अच्छी हवा में जी सकते हो, आपका पर्यावरण आपको ले नहीं डूबेगा, तो ये छठा मूलभूत अधिकार होगा ही। दीनदयाल उपाध्याय की बात में मैं अपना जोड़ रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे पास सिर्फ 20 साल का मौका है। सब लोग कहते हैं ये, और मुश्किल ये है कि इसको विकसित देश इसको बिल्कुल मानते ही नहीं है, वो कभी भी करेंगे ही नहीं, क्योंकि उसको कहा जाता है क्लाइमेट डेट, कि जो उनका ऋण है जो पूरी दुनिया के यहाँ पे, वो ऋण वो अदा करने वाले नहीं हैं। और ट्रम्प साहब के आने के बाद तो बिल्कुल ये बात तय हो जाएगी कि विकसित देश कभी ये जिम्मेवारी नहीं उठाएंगे, जिम्मेवारी हमारी ही होगी, हम विकासशील देशों की ही होगी, लामला मजबूरन में होगी। क्योंकि हम जो हैं वो, हमें अगर हम नहीं रहे, अगर हमने नहीं ये किया तो हमारे देश में हम लोग जी नहीं पाएंगे। जिस तरह की आप चीज़ें देख ही रहे हैं, तो हमें वो करना ही है। और उसको करने के लिए हम कैसे करें, ये हमें एक नए सिरे से, जैसे मैंने कहा, उसका एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, जो कि हम लोग पहले इंडिया फाउंडेशन में बहुत ज़ोर से अग्रसर कर रहे हैं। मैंने नीति आयोग से ये काम शुरू किया था, और मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी कोशिश के बाद, और आचार्य देवव्रत जो गुजरात के अभी गवर्नर हैं, उनके साथ मिलकर हम लोगों ने प्रधानमंत्री को भी इस बात को, उनके काम को उनको समर्पित किया, तो उन्होंने भी माना। फिर अब उन्होंने पब्लिकली इसको माना कि जो ये हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन था, जो कि केमिकल इनपुट्स पे आधारित था, बायोकेमिकल इनपुट्स पे आधारित था, वो उस तरह का एग्रीकल्चर कि अब हम आखिर सीमा पे पहुंच चुके हैं। क्योंकि अभी केमिकल फर्टिलाइज़र जो हैं जब डालते हैं, जो पहले डालते थे तो 1 किलो में जो है वो हमें 12 किलो उत्पादन होता था, अब घट के वो 4.5-5 किलो हो गया है। ये कुलकर्णी साहब हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने काम किया है, दिखाया है। और जो हम केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उससे हम ज़मीन के जो कार्बन है वो एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं। 1947 में भोपाल का ही एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेज, 1867 में अंग्रेज़ों ने बनाया था, कि जिसका कि उन्होंने कहा था उसमें कि हमारी जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है हमारी सॉइल की,
वो आज़ादी के समय 2.5% थी। 1.5% चाहिए हमको अपनी ज़मीन को एरेबल रखने के लिए, उर्वरक रखने के लिए, कल्टिवेबल रखने के लिए। आज हमारा इस देश में ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट 0.4% है। हमने अपनी पूरी ज़मीन को एक तरह से जो है वो पूरी तरह से केमिकल फर्टिलाइज़र पर निर्भर कर दिया है, जो उसको डालने से हमारी कार्बन फुटप्रिंट और बढ़ती जाती है। इसलिए आज केंद्र सरकार ने नेशनल मिशन कायम किया है और हम पहले इंडिया फाउंडेशन से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं जिसको कहते हैं प्राकृतिक खेती का क्या संभावना है, नेचुरल फार्मिंग, ज़ीरो केमिकल फार्मिंग। अब ये मैं उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ कि इसको बल्कि नए सिरे से कैसे सोचें। पूरे कृषि क्षेत्र को हमें नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि अगर हम प्राकृतिक खेती करते हैं जिसमें कि एक्सटर्नल इनपुट्स नहीं होते हैं तो क्या किसान की आमदनी बढ़ेगी, क्या हमारा एनवायरनमेंट बेहतर होगा, क्या हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा, क्या कैंसर की चीज़ें कम होंगी, अगर होंगी तो कैसे होंगी, और क्या हमारी ज़मीन जो है वो फिर से उपजाऊ होगी कि नहीं होगी। इस पर आज शोध करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि आज तक भी लोग मानते नहीं हैं। हालांकि बजट में निर्मला जी ने पूरा इस पर नेशनल मिशन कायम करने को कहा है, मगर अभी भी बहुत बड़ा धक्का, ये रेजिस्टेंस है। तो इस पर ये मैं एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ कि नए सिरे से हमें कैसे काम करना पड़ेगा। अगर हम ये करेंगे और अगर हम वही पर कैपिटा इनकम निम्न सबसे नीचे 10% वालों की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि हम दीनदयाल उपाध्याय जी और थेंगड़ी साहब की जो बताया हुआ रास्ता है उसका अनुसरण कर सकेंगे। अच्छा, थोड़े से समय जो मुझे बाकी है उसमें मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ कि ये तो हुई विकसित भारत की बात कि कैसे हमें विकसित भारत बनना है और कैसे हमें बिल्कुल नए सिरे से सोचना है, क्योंकि मैं इसमें एक और चीज़ कहना चाहूँ कि हो सकता है कि हम जीडीपी का मेजरमेंट तो छोड़ ही दें, पर कैपिटा इनकम का भी मेजरमेंट छोड़ दें, हम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का मेजरमेंट करना लगे कि भाई हमारे देश में हर साल में कितने करोड़ का हमने जो है वो एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार पैदा किया। अगर हम वो करेंगे तो जीडीपी खुद ब खुद बढ़ जाएगा और इसलिए हो सकता है एक नए सिरे से वो चीज़ भी सोचना शुरू करें। आत्मनिर्भरता की बात, आत्मनिर्भरता मेरे ख्याल में किसी ने कभी भी सेल्फ सफिशिएंसी के रूप में नहीं कही। आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि हम सभी चीज़ खुद स्वयं इसी देश में बनाएं, क्योंकि ये संभव ही नहीं है, आज भी नहीं था और 1000 साल पहले भी नहीं था। हमने हमेशा ये देश, भारतीय देश, और इसमें मैंने पेपर आप पढ़ लेंगे सबसे, इसकी तरक्की तब हुई थी जबकि हम दूसरों के साथ आदान प्रदान करते थे। इंडोनेशिया में जाके जोग जकार्ता के बीच में ब्रह्मनन टेम्पल्स बनाना, जहाँ पे आज भी 6 मंदिर कायम हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और उनके वाहनों का, ये तब ऐसे ही नहीं हो गया, ये कभी और ये कोई उससे नहीं हुआ कि हमने जाके उनको कॉन्कर किया। ये सब हमारे ट्रेडर्स ने किया, वहाँ पे जाके आधिपत्य कमाया। मैं अभी वियतनाम होके आया हूँ, देखने वाली चीज़, दनांग के पास मंदिर पुराने बने हुए 700 AD के बने हुए हैं, वही तरीका था। मैं क्यों बता रहा हूँ आपसे कि हमारा देश तभी ऊंचाइयों पे था जबकि हम दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात करते थे। म्यांमार में जाइए, इरावदी नदी के ऊपर एक बहुत सुंदर शहर है, उसका नाम है बगान, और बगान में मेरे ख्याल में ना होंगे 60,000 मंदिर होंगे। जिसमें क्यों बगान क्यों बना, और उसमें सोने की मूर्तियाँ भी हैं उसमें, और चीन और हिंदुस्तान का काफ़ी अच्छा उसमें मिलाप है, क्योंकि कहीं बुद्धा बने हुए हैं, कहीं कुछ बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे उड़ीसा के ट्रेडर्स इरावदी के ऊपर जाते थे और चीन के व्यापारी नीचे आते थे, और बगान में उनका सारा लेन देन होता था, इसलिए वो देश बड़ा हुआ और इसीलिए हमारा उड़ीसा भी उस समय इतना संपन्न हुआ। ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि हमें कुछ लोग थेंगड़ी जी के इस बात को, स्वदेशी की बात को सेल्फ सफिशिएंसी से जोड़ देते हैं। ये और सेल्फ सफिशिएंसी क्या हुआ हिंदी में, मतलब ये कि आत्मनिर्भरता, मतलब पूरी तरह से आत्मनिर्भर तो होना है हमें, मगर आत्मनिर्भरता ये कहते हैं कि हम आत्मपूरक हो गए, मतलब क्लोज सोसाइटी हो गए, क्लोज इकोनॉमी हो गए, तो वो चीज़ बनेगी नहीं। क्योंकि जैसे कि आज हमारे देश में, जैसे प्रधानमंत्री खुद कहते हैं, अगर हमारे नए उद्यमियों को, जिन्होंने यूनिकॉर्न इतने बनाए हैं, जितना काम किया है, अगर उनको बढ़ना है तो उनको तो पूरे विश्व के स्तर पे बढ़ना है ना, यहाँ से तो काम नहीं बन पाएगा। एक हमारी भ्रांति है कि हम बहुत बड़ा देश हैं, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम बहुत बड़े देश तो हैं, हम ग्लोरियस देश हैं,
हमारा प्राचीन बहुत ही बड़ा सब कुछ है, मगर हम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है। हम केवल $3 ट्रिलियन की अवस्था हैं। हमारी पर कैपिटा इनकम इस समय $3000 ही है, जिसमें कि अधिकांश लोगों की 90% लोगों की 3/4 जो है वो आमदनी सिर्फ अपनी इन 3 चीज़ों पे ही बीत जाती है, रोटी कपड़ा मकान पर। तो इसके लिए हमारी परचेजिंग पावर कहाँ से आएगी? तो हमें निर्यात करना बहुत आवश्यक है, हमें ये मान के चलना पड़े। तो आत्मनिर्भरता की जो परिभाषा मैं बनाना चाहता हूँ वो ये है कि आप हर साल कैसे ही अपने करंट अकाउंट में सरप्लस अर्जित करें। आपका जो व्यापार है, जो करंट अकाउंट है, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो है आपका जो व्यय खाता है, उसमें आप हमेशा जो है वो प्रॉफिट सरप्लस दिखाएं, तब आप आत्मनिर्भर होंगे। और जिसके मतलब ये कि आपका निर्यात आपके आयात से कम होना, ज़्यादा होना चाहिए। आपका निर्यात आपके आयात से कम हो। अगर ये हर साल होता जाए तो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खुद ब खुद बढ़ते चले जाएंगे और आप जो है वो ऐसी सीढ़ी पे चढ़ेंगे कि जहाँ से फिर आप असली मायने में आप जो है वो आत्मनिर्भर होंगे। हमारे देश का पूरे विश्व की मैन्युफैक्चरिंग का 20% हमारे देश का था 1800 कुछ में, 1836 तक 20%। आज घट के वो 2% से कम हो गया है। और इसके बिल्कुल उल्टा चीन ने अपना 3% से करके अब जो है वो 23% कर लिया है। क्या हम वो नहीं कर सकते हैं? हमारे जो नए उद्यमी हैं, मुझे पूरी विश्वास है कि वो ऐसा कर सकते हैं, तभी हम इस काम को आगे बढ़ा पाएंगे। तो आत्मनिर्भरता की जो बात है उसके लिए और विकसित भारत के लिए, तो आत्मनिर्भरता की परिभाषा मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे से रजामंद होंगे, आप लोग इस बात को मेरे साथ मानेंगे कि आत्मनिर्भरता आत्मपूर्णता नहीं है, सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है। हमारे रिजर्व्स अगर बोरोड मनी पे रहे तो बात काफ़ी नहीं है। अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आया जो कि अब 1 अक्टूबर में 1 लाख करोड़ वो वापस ले गए, उससे नहीं बन सकती। हमारी आत्मनिर्भरता तब बनेगी जब हमारे होनहार नए उद्यमी अपने पूरे विश्व के स्तर पर, अपने पूरी विश्व की बाज़ार में अपना आधिपत्य जमा सकें। और उसके लिए बहुत आवश्यक है, मतलब अनिवार्य है कि हमारी सरकार उन उद्यमियों के लिए, उस निजी निवेशकों के लिए एक सपोर्टिंग रोल प्ले करे। ये ना करे कि वो उनको जो है वो लाइसेंस और रेगुलेटरी लाइसेंस, जो कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के अपने भाषण में कहा था, 67,000 रेगुलेटरी और लाइसेंसेस रिक्वायरमेंट हैं आज हमारे निजी निवेशकों के लिए। हर रोज़ कोई ना कोई भरना पड़ता है फॉर्म, परमिशन लेने के लिए, साइन करने के लिए वगैरह। तो वो हम बस को परिवर्तन करके हम ऐसा करें कि हम ये माने कि हमारी मूल रूप से धारणा बने कि अगर हमारा देश आगे बढ़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ निजी निवेशकों के कंधों पर ही बढ़ेगा। हमेशा से यही बढ़ता आया है। बीच में कुछ ये अपभ्रंश हो गया 50-60 साल का कि सोशलिज्म, पब्लिक सेक्टर, ये वो तुम है, उससे काम बनने वाला नहीं है। तो पहली जो कंडीशन है वो ये कि सरकार रेगुलेटर न बन के सपोर्टर बने निजी निवेशक का, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो सरकार की वो है कि अगर हमें इनको बढ़ाना है तो अब समय ये आ गया है कि हमारे जो उद्योग हैं उनको हम अपनी बिजली, हम उनका ट्रांसपोर्ट, हम उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हीं दाम पर दें जो कि उनके कंपटीटर्स को मिलता है, ना कि ये कि हम अपने उद्योगों से ज़्यादा पैसा लेकर हाउस होल्ड कंजम्पशन को फाइनेंस करें कि हाउस होल्ड को तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी दें और जो उद्योग लगा रहे हैं उनको उनसे दुगना तिगना कीमत लगाएं। ये दूसरी कंडीशन है जो कि अब हमें करना पड़ेगी। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये अगर नहीं होंगी तो मुझे अफसोस है कि हमारे जो भी लक्ष्य हैं 2047 के, जिस तरह के भी हैं, वो मुझे उसको पाने में हमें बहुत ज़्यादा दुविधा हो जाएगी। और इसके साथ में एक चीज़ और है जो कहना है वो ये कि हमें, और जो मैंने काम नीति आयोग में अच्छी तरह से किया और मुझे खुशी है कि हो रहा है, कि हमें अपनी संस्कृति के में जो उदाहरण हैं, जो हमारी धरोहर है, उस पर ध्यान और देना चाहिए। और उसका एक उदाहरण है हमारा आयुर्वेद। आयुर्वेद को हम लोग इस समय आम जनता की नज़र में वो एक इन्फीरियर प्रोडक्ट है। जिन लोगों को MBBS में एडमिशन नहीं मिलता, माना जाता है कि वो आयुर्वेद में जाते हैं। मेरा अपना मानना ये है, और मुझे मालूम है कि प्रधानमंत्री की भी ये मान्यता है, कि आयुर्वेद उतना ही अच्छा है जितना कि मॉडर्न मेडिसिन, शायद बेहतर है। तो जो हमारे अपने थे,
चाहे वो आयुर्वेद हो या हिकमत हो या सिद्धा हो। मेरा अपना ये डॉक्टर नागेंद्र जो कि एस व्यासा चलाते हैं, उनका कहना है कि पहले मेडिकल एजुकेशन की 5 साल में पहले 2 साल सब लोगों को सब चीज़ पढ़ना चाहिए, और फिर तीसरे साल में वो चुने कि वो मॉडर्न मेडिसिन पढ़ेंगे या आयुर्वेद पढ़ेंगे या वो हिकमत पढ़ेंगे। अगर वो हो जाए तो हम एक दूसरे को बराबर समझेंगे और एक दूसरे से सीखेंगे, और जो हमारा ग्लोरियस ट्रेडिशन है आयुर्वेदा का, जिसका कि मैं जीता जाता है उदाहरण हूँ, क्योंकि मुझे फ़ायदा हुआ है, हम उसका फ़ायदा उठाकर पूरे विश्व को एक नई चीज़ दे पाएंगे, और सिर्फ उनकी गुलामी नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग करते हैं, तो वही करते हैं। मॉडर्न मेडिसिन के हम लोग बिल्कुल गुलाम हो गए, क्योंकि ये क्या बात हुई। तो अगर हम इन चीज़ों को इस तरह से सोचें, और फिर से एक आखिरी चीज़ बस ये कि इसका सारा कुछ एक, मैं बात कैपिटलिज्म की नहीं कर पाया हूँ क्योंकि समय के अभाव में, मगर ये जो वेस्टर्न कैपिटलिज्म है जिसमें मुनाफाखोरी ही सिर्फ लक्ष्य है, वो हमारे देश के लिए कायम लायक नहीं है। हम कभी उस तरह के नहीं थे। हमारे जितने भी पूंजीपति थे वो एक सामाजिक पूंजीपति थे। वो साथ में मुनाफा चाहे बाद में हो, मगर पहले वो धर्मशाला पहले बना लेते थे, सराय पहले बनाते थे। ये चीज़ ख़त्म हो गई है। क्यों ख़त्म हो गई? तो इसके लिए उसके बाद में हमें एक कॉन्सेप्ट निकालना है सोशल कैपिटलिज्म का, सोशली कॉन्शियस कैपिटलिज्म का, कि वो कौन सा कैपिटलिज्म हो जो कि सोशली कॉन्शियस हो, जिसमें समाज के लिए, समाज से जो प्रेरित हो और समाज को जो प्रेरणा दे। ऐसे कैपिटलिज्म हमारे कैसे पैदा होंगे? क्योंकि सरकार से नहीं होगा इसी समाज से ही। अगर समाज में कैसे वो बात आए, कैसे हम उस तरह का एक नया पूंजीवाद निकालें जिसमें कि हाँ, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं वही सर्वोपरि हैं, मगर वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर समाज के लिए काम करते हैं, ना कि सिर्फ अपने 3 महीने के मुनाफा और अपने 3 महीने के शेयर होल्डर बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। साथ मानिए लोगों, आखिर में बस यही है कि मेरा जो बॉटम लाइन है वो सिर्फ ये है कि अब आज समय है, ज़रूरी है, अनिवार्य है कि नए सिरे से सोचें। बिजनेस एज यूजुअल विल नॉट डू। यू हैव टू थिंक इन वेरी डिफरेंट वेज, इन न्यू डायरेक्शंस, but these new directions have their roots in the glorious past of India, has this root in the glorious traditions of India. But not only to say that we were so good, इस कहने से काम नहीं बनेगा कि हम इतने अच्छे थे और हमने तो ये सब कर लिया ना। क्या किया और उसका कैसे आज के समय में हम कैसे उसका जो है वो उपयोग करें, आज इस बात की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि हर इन प्रधानमंत्री के आगे हर यूनिवर्सिटी में और हर थिंक टैंक में इसी तरह का काम होगा, और यही होना इस समय अनिवार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजीव कुमार जी, आपके अनमोल विचारों के लिए। आपने ठेगड़ी जी के विचार से, दूरदृष्टिता से हम सभी को रूबरू कराया, साथ ही साथ भारत के लिए जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनसे भी हमें रूबरू करवाया। नई सोच के साथ नए भारत, विकसित भारत का निर्माण करना होगा, और आत्मनिर्भर बनकर, जो कि मूल्य मंत्र है विकसित भारत का, इसके बारे में भी आपने हम सभी को बताया। और अब हम आज की इस व्याख्यानमाला के मुख्य वक्ता हमारे बीच केरल से पधारे हैं श्री माननीय राज्यपाल महोदय जी, श्री आरिफ मोहम्मद खान जी। उनको आमंत्रित करेंगे, और उससे पूर्व आपको बता दें, आपको 26 वर्ष की आयु में बुलंदशहर से निर्वाचन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश विधानसभा के आप सदस्य बने। आप 1980 में कानपुर के 7वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। 8वीं, 9वीं और 12वीं लोकसभा के दौरान फिर से बहराइच उत्तर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र के सांसद चुने गए थे। माननीय श्री आरिफ जी, भारत के केंद्रीय मंत्री के रूप में ऊर्जा और नागरिक उड्डयन विभाग को आपने संभाला है। माननीय श्री आरिफ मोहम्मद जी ने 6 सितंबर 2019 को केरल के 22वें राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया। आप भारतीय संस्कृति के अप्रतिम व्याख्याता हैं। भारत की विविधता में सांस्कृतिक एकात्मता पर आज आप प्रकाश डालेंगे। आपकी तालियों के बीच हम आग्रह करेंगे
माननीय राज्यपाल केरल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी से कि वे अमृत वचनों से हम सभी को अभिभूत करें। डॉक्टर अशोक पांडे जी, डॉक्टर मुकेश मिश्रा जी, श्री दीपक शर्मा जी, आपको सबसे पहले यहाँ मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण विषय पर न केवल मैं अपने विचार आपसे साझा करूंगा, बल्कि ये स्वर्गीय श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी आपने मुझे अवसर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर राजीव कुमार जी, पूर्व उपाध्यक्ष नीति आयोग, ये औपचारिक प्रशंसा नहीं है। मेरे लिए तो ये ऐसे था जैसे क्लासरूम में बैठकर जो चीज़ यूनिवर्सिटी में नहीं हुई। मैं कभी अर्थशास्त्र का छात्र नहीं रहा हूँ और बहुत सारी बातें, बस इतना ही कहना काफ़ी है कि मेरे लिए ये एक शिक्षा का जैसे क्लास होती है वो था। ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देवियों और सज्जनों, श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी उन्होंने उनके जीवन का ज़्यादा समय, सक्रिय जीवन का ज़्यादा समय मध्य प्रदेश में ही बीता है। और मैं कहीं पढ़ रहा था, मुझे तो ये सौभाग्य नहीं मिला कि मेरी उनसे भेंट होती, इसलिए कि 1972 2004 तो लेकिन मैं जी हाँ नहीं तो फिर गलत है, फिर मेरी मुलाकात है उनसे, फिर मेरी मुलाकात है उनसे। लेकिन ऐसे लोग होते हैं जो ये बड़ी बड़ी इमारतें जो आपको नजर आती हैं, और इमारत भी छोड़ दीजिए, जो बड़े पेड़ नजर आते हैं उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। बगैर गहरी जड़ों के बड़ा पेड़ बन नहीं सकता। और कुछ ऐसे लोग होते हैं उनके अंदर एक समर्पण भाव होता है, जहां वो नींव का पत्थर बनना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर जितना भी आप पढ़िए दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के बारे में, तो ये बात स्पष्ट होती चली जाती है। हमारे एक मित्र हैं, उनका लेख है राजकुमार भाटिया जी का, तो उन्होंने कहा कि गुरु गोलवालकर जी को दो बहुत ही सक्षम और विश्वसनीय सहयोगी मिले, एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय और एक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी। और खुद शायद मुझे ये बात को कहूँगा, जब हमारे मुकेश जी बोल रहे थे तो उन्होंने उनकी एक छोटी किताब उसका जिक्र किया। तो दीनदयाल उपाध्याय जी के 2 या 3 लेक्चर हैं जो उन्होंने
मुंबई में दिए थे, एकात्मतावाद पर। और वो मैं बहुत दफा ये बात कह चुका, मैं इस विषय पे, ये मेरा बड़ा प्रिय विषय है कि हमारे भारत की ये परंपरा है कि आदि शंकरा से लेके स्वामी विवेकानंद तक, और वही विषय है जिस पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने भाषण दिए हैं, और उन भाषणों को और विस्तृत रूप से समझाया है ठेंगड़ी जी ने। किसी ने भी कभी ये दावा नहीं किया कि ये मेरे विचार हैं। ये भारत की हजारों साल पुरानी जो दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपरा है, उससे निकले हुए विचार। अभी राजीव जी कह रहे थे कि उन्होंने स्वदेशी को बहुत अच्छी व्याख्या की, और उसमें भी हमारी परंपरा कहती है, आनो भद्रा कीर्तवो यंतु विश्वता। हमारे यहाँ एक क्लोज सोसाइटी बन के एक बंद मानस की कल्पना है, ना ऐसे समाज की कल्पना है जो औरों से अपना संपर्क तोड़ ले। लेकिन इसके साथ साथ राजीव जी ने जो कहा, मैं 100% सहमत हूं। इन्होंने देश के आर्थिक विकास के संदर्भ में वो बात कही है, मगर मुझे लगता है कि भारतीय परंपरा का वो दृष्टिकोण हमारे समग्र जीवन को लेके वही दृष्टिकोण, और वो है भगवान बुद्ध के अंतिम समय में उनके किसी शिष्य ने कहा कि भगवान कुछ आखिर में कुछ बता दीजिए ताकि हम पथ भ्रष्ट ना हों। तो कहा, आपो दीपो भवः, बी योर ओन लाइट। मेरी ऑथोरिटी पर भी, वो उसमें परीक्षा, ग्राह्यम, गौरवात, इस गौरव की भावना के साथ कि मैंने कोई बात बताई है, उसको भी स्वीकार मत करो, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि जो एक चीज मेरे लिए सत्य है वो आपके लिए भी सत्य हो। आपकी परिस्थितियां विभिन्न हो सकती। और फिर मैंने तो ये बहुत साल पहले पढ़ा था कि भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा, लेकिन बाद में पढ़ा भी और सुना भी कि ये असल में अथर्वा वेद की एक ऋचा है, जिसके में से ये 3 शब्द उसके आखिर में आते हैं, आपो दीपो भवा। तो आपने कहा कि साम्यवाद, पूंजीवाद, हमें अपना रास्ता खुद ढूंढना है, किसी की नकल नहीं करनी। तो मैं उस परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा कि हमारे देश ने हजारों साल पहले एक चीज दी है जिसको एकात्मवाद भी कह सकते हैं, अद्वैतवाद भी कह सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसको जूं का त्यों स्वीकार कर लीजिए, लेकिन उसकी रोशनी में निश्चित तौर पर
हम अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। हमें किसी की नकल करने की जरूरत नहीं। आज दुनिया में, आज नहीं, सभ्य दुनिया का ये क्राइसिस, ये समस्या शुरू से रही। इंसान अकेले जीवन नहीं बिता सकता, उसे समाज चाहिए। समाज को स्थिर रखने के लिए संगठन चाहिए। संगठन के लिए कोई आधार चाहिए, और उस आधार के आधार पे जो समाज को संगठित किया जाता है, वो समाज तब सभ्यता की ओर, संस्कृति की ओर अपने कदम बढ़ाता है। तो दुनिया में वो संगठन किस आधार पे हुआ, पूरी दुनिया में गौर करिएगा। और ये कभी मत समझिएगा कि मैं किसी की आलोचना कर रहा हूं, नहीं। हर किसी व्यक्ति को, हर समाज को अपनी विशेषताओं के अनुसार अपना विकास करने का अधिकार है। हमें किसी के बारे में जजमेंट में बैठने का अधिकार नहीं, लेकिन हमें समझने का प्रयास करना हमारा एक तरह से कर्तव्य है। और हम खुद क्या हैं और हमारी विरासत क्या है, उसको समझना तो धर्म है। तो दुनिया में कैसे समाज संगठित हुए? आपकी और हमारा मूल वंश एक है, हमारी त्वचा का रंग एक है, इसलिए हम इकट्ठे होते हैं। हमारी भाषा एक है, हम इकट्ठे होते हैं। हमारी आस्था की अभिव्यक्ति, मैं बहुत एहतियात के साथ शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, आस्था तो सबकी एक ही है। आस्था की अभिव्यक्ति में विभिन्नता है। तो हमारी आस्था की अभिव्यक्ति का तरीका एक है, इसलिए हमें इकट्ठा होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा। सबकी त्वचा का रंग एक जैसा नहीं है, सब लोग एक भाषा नहीं बोलते, सबकी आस्था की अभिव्यक्ति का तरीका एक नहीं। तो फिर क्या हुआ कि जब इसको आधार बनाया गया तो एक इंसानों का एक गिरोह संगठित हुआ, और जो बाहर रह गए वो कौन हुए? वो दूसरे बन गए। द्वैत यादा वै भय भवती, जिसे हम दूसरा मान लेते हैं उससे डर लगता है, और जिससे डर लगता है उससे नफरत पैदा होती है, और जिससे नफरत पैदा होती है उसके प्रति मन में हिंसा की भावना जाती है। तो जब आपने वो कहते हैं बोए पेड़, क्या कहते हैं, बोए पेड़ बबूल का, तो आम कहां से खाए? जब संगठन की बुनियाद ही में ही उसका आधार ही वो है जिसमें अदर दूसरे पैदा हो रहे हैं, तो अब आप कोशिश करते रहिए कि भाई अदर तो हैं लेकिन इनके बीच में समन्वय, इनके, अरे एक भावना आ गई पहले ही दिन, हम औरों से बेहतर हैं। जिस दिन ये भावना आ गई, अब ऊपरी तौर से तो फिर मैं कहता हूं कि हमें सबको मिलके चलना चाहिए, लेकिन मन में एक छुपी हुई चीज है, और वो ये है कि मेरा स्थान औरों से उच्च है, बेहतर।
और इसीलिए क्या दुनिया को क्या संकटों से गुजरना पड़ा। मध्यकालीन युग तक आइए तो आपको नजर आता है कि जिसके पास तलवार की ताकत थी वो जिधर को चाहते थे निकल जाते थे, और अदर को, जो दूसरा है, उसके शोषण करने का अधिकार प्राप्त हो जाता था। मॉरली जस्टिफाइड, नैतिक तौर पे ये निम्न स्तर के लोग हैं, लिहाजा इनका शोषण करने का हमें अधिकार। और होते होते बात पहुंची 2 महायुद्धों तक। अब उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो जो महायुद्ध हुए उसके बाद दुनिया में एक चेतना आई, और उस चेतना के नतीजे में पहली बार ये नहीं कि युद्ध के बाद स्वीकार, कोई भी चीज, जैसे माना जाता है कि हमारे वेद 4-4,500 साल पहले लिखे गए, अस्तित्व में आए। अब वो एक दिन में तो अस्तित्व में नहीं आ जाएंगी इतनी बड़ी किताबें। उसके 1000, 500, 2000 साल पहले से समाज में कोई बौद्धिक गतिविधियां चल रही होंगी जो बाद में उसमें परिलक्षित हुई। तो इसी तरह वो भी चेतना भी पहले से आनी शुरू हुई होगी, लेकिन चेतना आई, और पहली बार दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया कि मानव बहैसियत मानव के, इंसान बहैसियत इंसान के प्रतिष्ठा का अधिकारी है। डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड 1948 का यूनाइटेड नेशंस का चार्टर, जिसमें मानव अधिकारों की बात की गई है, उसका मुख्य बिंदु क्या है? डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड, मानव प्रतिष्ठा। अगर मानव प्रतिष्ठा का सिद्धांत स्वीकार कर लिया तो फिर आपको समता का भी स्वीकार करना पड़ेगा, न्याय का भी करना पड़ेगा, आजादी भी, अभिव्यक्ति की आजादी, अंतःकरण की आजादी, ये सारे अधिकार कहां से निकलते हैं? मानव प्रतिष्ठा। क्यों जरूरत पड़ी मानव प्रतिष्ठा की? कि उससे पहले औपचारिक रूप में तो हम हर मानव को प्रतिष्ठा का अधिकारी मानते ही नहीं थे, और जो प्रतिष्ठा का अधिकारी, आपको एक मिसाल देता हूं, हम तो औपचारिक रूप से लोकतंत्र बने हैं देश के आजाद होने के बाद। राजीव जी ने आपको बहुत से आंकड़े दिए, अब पता नहीं मेरा आंकड़ा सही है या गलत है, कि आजादी के वक्त हमारी साक्षरता की दर केवल 17 या 18%। दुनिया में जो विकसित देश हैं वो हमसे बहुत पहले लोकतंत्र बने, लेकिन यह आश्चर्य नहीं होता इस बात पर कि 17% साक्षरता दर के साथ भारत में यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, अर्थात वोट का अधिकार पुरुष महिला सबको समान रूप से मिला। और दुनिया के विकसित देशों में कई सारे देश वो हैं जिन्हें, जहां पर साक्षरता की दर बहुत थी, लेकिन वहां की महिलाओं को वोटिंग का अधिकार हमारे आजाद होने के भी बहुत दशकों बाद मिला। अब मैं कह सकता हूं, अगर मुझे पूरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पता ना हो तो मैं कह सकता हूं कि हमारे जो लीडर थे, हमारा जो नेतृत्व था, उनका बड़ा विजन था। नहीं, वो कारण नहीं, सांस्कृतिक मूल्यों का फर्क था दोनों। यूरोप में वो ये मानते थे पिछली शताब्दी तक कि महिलाओं के अंदर और काले रंग के लोगों के अंदर आत्मा नहीं होती है। जिसके अंदर आत्मा नहीं होती उसके शोषण का अधिकार हमें हासिल है।
इसलिए महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं दिया जा सकता। उनके देश में रहने वाले अगर थोड़े बहुत लोग कोई दूसरे थे, काले या ब्राउन रंग के, उनको वोटिंग राइट नहीं दिया जा सकता। भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग थी। यहां तो भारत का सबसे बड़ा, और मैं ये बहुत, मुझे गर्व है जब मैं ये बात कह रहा हूं, लेकिन साथ में शर्म भी, और वो शर्म ये है कि इतनी गौरवशाली हमारी परंपराएं हैं, और आज जब उसके बारे में बात कीजिए तो लोग सर हिलाते हैं। वो आज हमारी सोच का हिस्सा नहीं। हम तारीफ तो करते हैं अपनी परंपराओं की, लेकिन वो परंपराएं क्या हैं, अगर उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करें तो पता चलता है हमें उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं। भारत का जो सबसे बड़ा आदर्श है वो है इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनालिटी, एकात्मता, जो इंसान को इस लायक बनाती है कि वो खुद अपने साथ, समाज के साथ, और जो परम सत्य है उसके साथ शांति स्थापित कर सके। वो कैसे होगी? हमारे शुरू में हमारे मनीषियों ने ये जान लिया शुरू में ही, उन्होंने भी कभी ये दावा नहीं किया है कि ये सिद्धांत जो उन्होंने प्रतिपादित किए हैं ये उनके अपने दिमाग की उपज है। उन्होंने भी वेदों को जब अपौरुष कहा तो ये नहीं कहा कि किस सेंस में कहा, इस सेंस में कहा कि ये नैसर्गिक नियम हैं, विधान हैं, जिन्हें हमने ढूंढा है, हमने पैदा नहीं किया इनको। आज आप मोबाइल लेके और यहां से निकल के अभी कोई फोन आया आपको तो आप अमेरिका बात कर लीजिए, तो क्या ये तो 90 से पहले या और थोड़ा पीछे चले जाइए तो ये कल्पना भी आदमी नहीं कर सकता था कि बगैर तार के आप भोपाल में ही एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में बात कर सकेंगे। तो क्या ये उन वैज्ञानिकों ने ये चीज पैदा की है? नहीं। बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण था हमारे मनीषियों का। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ये सिद्धांत दे रहे हैं तुम्हें, उन्होंने कहा ये नैसर्गिक है, ये प्राकृतिक है, ये दैविक है, हमने केवल इसको ढूंढा है। एयरवेव्स जिनके ऊपर आज आप बात करते हैं, ये एयरवेव्स उस दिन भी मौजूद थी जब मोबाइल फोन नहीं था, तब हमें उसका पता नहीं था, आज हमें पता है। हमारे मनीषियों ने, जिन्होंने हमारे लिए जो मूलभूत सिद्धांत स्थापित किए, उन मूलभूत में वो भी है आपो दीपो भवा। बस मेरी बात मेरे कहने से मत मान लेना। उन्होंने कभी ये नहीं कहा ये हम दे रहे हैं, उनका ये नैसर्गिक प्राकृतिक दैविक नियम हैं, हमने केवल इनको ढूंढा। और वो दैविक नियम क्या है? यहीं स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने प्रश्न किया, जीवन का उद्देश्य क्या है? पूरी दुनिया में माना जाता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य है सुख की प्राप्ति, और सुख से मतलब है भौतिक सुख की प्राप्ति। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ये जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। और वो अपनी राय नहीं दे रहे, मैं फिर दोहरा रहा हूं, कभी आप भूल जाएं,
वो ये उनकी हर बात भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता पर आधारित है। उसको उन्होंने केवल एक नए अंदाज से पेश किया है, अपने जमाने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए। कहते हैं ये जीवन का उद्देश्य, मानव के जीवन का उद्देश्य ये नहीं हो सकता। फिर क्या है? मानव के जीवन का उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति। तपा स्वाध्याय निरितम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। मेरे जीवन का उद्देश्य अगर ज्ञान की प्राप्ति है तो ज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो उन्होंने कहा कि ज्ञान का उद्देश्य है अपने अंदर ये क्षमता पैदा कर लेना कि सामने से नजर आने वाली विविधता के पीछे छुपी हुई एकता को आदमी समझ सके। जिस दिन एक मां बाप से पैदा बच्चे होते हैं वो समरूप नहीं होते। केवल ये नहीं कि वो समरूप नहीं होते, उनकी पसंद अलग अलग होती है। उन्हें अलग अलग खाना पसंद होता है, उन्हें अलग अलग रंग के कपड़े पसंद होते हैं। तो फिर उसके लिए क्या वो अलग हैं? नहीं, वो अलग बिल्कुल नहीं। अपने अंदर ये क्षमता पैदा कर लेना कि जहां सामने से नजर आने वाली विविधता को के पीछे छुपी हुई एकता को हम देख सकें, वो है ज्ञान का उद्देश्य। और क्या खूबसूरत बात कही है कठोपनिषद में, मनसा एवा इदम आपता व्यम नेहा नाना अस्ति किंचन मृत्यो सा मृत्यु गच्छति या इहा नानेवा पश्यति। वो क्षमता पैदा करना, मानसिक क्षमता, मनसा, वो क्षमता पैदा करना जहां ये समझ में आए कि इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं, इस संसार में विभिन्नता है ही नहीं। और जो दूसरी लाइन है, मृत्यो सा मृत्युम गच्छति या इहा नानेवा पश्यति। इस दुनिया में जो कोई भी देखेगा कि ये अलग हैं और ये अलग हैं, वो मृत्यु से मृत्यु की तरफ यात्रा करता रहेगा। उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने वाली। क्या कितने सख्त शब्द हैं, कैसा गहन दर्शन है। ये मान लेना अपने आप में कि ये भिन्न है और ये भिन्न है, इस तरह से देखना किसी को, ये अपने आप में काफी है कि आप एक जन्म लीजिए, फिर अगला जन्म लीजिए, और फिर अगला जन्म लीजिए, और फिर अगला जन्म लीजिए, और इस मर्त्य लोक में सारे दुखों को भोगते रहिए। ऐशा देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टा। हृदय मनीषा मनसा अभिक्लिरक्तो एतत् विदु ते अमृता भवन्ति। वो जो परम सत्य है जिसने इस पूरे, अब तो यूनिवर्स नहीं है मल्टीवर्स कहते हैं, जिसने इसकी रचना की है,
तो हमारे यहाँ उसकी कल्पना है ईशावस्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यम जगत, कि ये तो टाइनी स्पैक है ये भूमि जिस पर हम रहते हैं, ऐसे पता नहीं कितने हैं। तो ये नहीं कि मैं यहाँ कह रहा हूँ कि अब यूनिवर्स नहीं है, अब तो मल्टीवर्स है, नहीं, हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले इसकी कल्पना की थी। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो जो परम सत्य है, महात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टा, वो सारी जनानाम का मतलब केवल इंसान नहीं है, मानव नहीं, जितने भी अंग्रेजी में कहेंगे सेंशिएंट बीइंग्स, हमारे यहाँ कहेंगे जो भी जीवंत हैं, जिनके अंदर आत्मा है, वो उनके हृदय में निवास करता है। ये भारत के मनुष्यों की कल्पना है। दूसरी जगह वो निवास करता है, मैं गोरे रंग का हूं, मेरे गोरे रंग वालों के हृदय में निवास करता है, तो दूसरे अदर। मैं फला भाषा बोलता हूं, उनके दिल में निवास करता है। मैं फला तरीके से अपनी आस्था को अभिव्यक्ति देता हूं, उनके लिए, उनके दिल में निवास करता है। भारतीय मनीषी क्या कहते हैं, और ये उपनिषद में आता है, उपनिषद वेदांत के हृदय मनीषा मनसा, मन बुद्धि हृदय, मन हृदय हो गया, बुद्धि और मनीषा इंटेलेक्ट, रीजन, तार्किक बुद्धि, इसके जरिए अभिक्लिरप्तो, इसके जरिए ये बात समझी जानी, और जो इस बात को समझ गए ते अमृता भवंती। अमृता भवंती का क्या मतलब हुआ? अमर का मतलब, अमर तो साहब कोई जो ये समझ गए थे वो भी जिंदा नहीं। तो अमर का मतलब क्या? अमर का मतलब है वो ब्रह्मलीन हो गए। मैंने ज्यादा समय ले लिया, 25 में है। मैं बहुत साल अब गवर्नर हूं, इससे पहले राजनीति में रहा हूं। इसलिए मुझे खुला हाथ मत दीजिए। ये भारतीय विविधता को कैसे देखा? हमारे मनुष्यों ने जान लिया ये नैसर्गिक नियम। मनुष्य के सामने चुनौती ये है कि इस विविधता को एकता में कैसे परिवर्तित किया जाए, विविधता का प्रयोग कैसे किया जाए अपनी एकता को सुदृढ़ करने के लिए। ये रास्ता किसी ने दिखाया है, तो ये भारत के प्राचीन महिषियों ने दिखाया है। अगर आधार बनाओगे भाषा को, अगर आधार बनाओगे त्वचा के रंग को, आधार बनाओगे अभिव्यक्ति को, तो दूसरे पैदा होंगे। तो फिर क्या है? उन्होंने आधार बनाया क्या? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मा अयम आत्मा ब्रह्मा। शंकराचार्य निकले केरला से। हम अक्सर कहते उन्होंने देश में सांस्कृतिक आध्यात्मिक एकता का उस समय जब पूरा देश टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था राजनीतिक तौर पे, उन्होंने देश में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता का भाव पैदा किया। 4 मठ बनाए। बिल्डिंगों से एकता नहीं पैदा होती। उन्होंने चारों वेदों से 4 महावाक्य लिए और उन 4 महावाक्यों को हर मठ को दिया। हमें महावाक्य याद नहीं है, उसका अभिप्राय याद नहीं है,
हमें केवल इतना पता है कि उन्होंने 4 मठ देश के अलग अलग कोनों में बनाए। ये चारों महावाक्य क्या कहते हैं? ये मठ काहे का सिंबल है? इन 4 महावाक्यों का। और ये 4 महावाक्य हमें क्या बताते हैं? ये हमें बताते हैं आत्मा के रूप में परमात्मा हर देह में निवास करते हैं। इससे बड़ा एकता कायम करने का और क्या सूत्र होगा, मुझे जरा बताइएगा। एकता तो खुद, अगर मैं ये स्वीकार कर लूंगा कि आपके अंदर भी वही आत्मा के रूप में वही परमात्मा है जो मेरे अंदर है, मैं कभी हिम्मत करूंगा आपके पैर पे पैर रखने की? हम बहुत कहते हैं, अभी राजीव जी ने कहा वियतनाम में मंदिर हैं, कंबोडिया में मंदिर हैं, इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, गली गली में रामायण होती है। और मेरा बहुत फेवरेट मुल्क है। मैं पहली बार तो गया सरकारी, लेकिन उसके बाद मेरा दिल हमेशा चाहा वहां जाने के लिए, देखने के लिए। तो हम बड़े गर्व से कहते हैं भारत ने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया। अरे इसलिए नहीं कि हमारी महत्वाकांक्षाएं नहीं थी, इसलिए कि हमारी संस्कृति हमें इजाजत नहीं देती। जब हम हर किसी के अंदर उसी देवी तत्व को देख रहे हैं, तो फिर मैं कैसे दूसरे के पैर पे पैर रखूंगा, ये बताइए। संभव नहीं। यदा भूता पृथक भावा मेकस्थमनु पश्यति तत एवाचा विस्तारम ब्रह्मा संपद्यते तदा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ये जितनी भी डाइवर्सिटी, विविधता, अनेकता तुम्हें नजर आती है, इस सब का स्रोत एक है। बच्चे अलग अलग शक्ल के हो सकते हैं, माँ बाप एक हैं, और ये उसी में ही जाके मिल जाएंगे। और जिसकी ये बात समझ में आ गई, ब्रह्मा संपद्यते, वो ब्रह्मलीन हो जाएगा। और ये गीता में बाद में आया है, इससे पहले वेदांत में सो कामा यथा बहु श्याम प्रजा ये थी। और जब परमात्म तत्व ने आदि काल में कामना की, इसके क्या प्रोफाउंड वर्ड्स, आदि काल में कामना की। ये नहीं कहा, ये शब्द नहीं है कि मैं अपनी प्रजा को पैदा कर रहा हूं। मैं अपनी प्रजा को पैदा करने के लिए बहुरूप हो जाऊं। एक तो है कि पैदा, आप यू आर प्रोड्यूसर ऑफ समथिंग, आपने कोई चीज मैन्युफैक्चर की, वो वहां वो नहीं कहा जा रहा। वहां कहा जा रहा सो कामा यथा बहुश्याम प्रजा ये थी। मैं अपनी प्रजा को पैदा करने के लिए बहुरूप हो जाऊं। तो ये जो बहुरूपता है, ये आपकी है, ये परमात्मा की बहुरूपता है जो आपके अंदर परिलक्षित होती है। अब आप मुझे बताइए, तो भारत ने क्या सिद्ध, जैसे मैंने भी आपको बताया कि जितने ह्यूमन राइट्स हैं वो कहां से निकले? जो आधुनिक कल्पना है, कहां से निकले? मानव प्रतिष्ठा से। और भारत ने किस सिद्धांत को प्रतिष्ठापित किया? मानव की दिव्यता, डिविनिटी ऑफ मैनकाइंड। मानव की प्रतिष्ठा बहुत सुंदर कल्पना है, बहुत सार गर्भित है, और ये आई 20वीं सदी में, 1948 में वो परिलक्षित हुई। उससे 2-3 डिकेड, 4-5 डिकेड पहले से हम मान सकते हैं, हमें एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हम मान सकते हैं कि भी कहीं ना कहीं सोच बननी शुरू हो गई थी, तभी तो वो जाके क्रिस्टलाइज हुई और ये डिक्लेरेशन आया। और मानव की दिव्यता
डिविनिटी ऑफ मैनकाइंड का सिद्धांत कब आया? 4,500 साल में तो किसी को कोई संदेह नहीं है। जितने एक्सपर्ट हैं वो सब मानते हैं ये 4 महावाक्य वेदों के हैं, ये पुराणों के नहीं हैं। तो उसकी वेदों की उम्र 4,500 साल पे तो किसी को संदेह नहीं है। लेकिन जो नई रिसर्च है उसके मुताबिक ये उससे ज्यादा पुराने हो सकते हैं। सिद्धांत प्रतिपादित क्या किया? मानव की दिव्यता। मानव की दिव्यता भले ही हमें याद न रही हो, हमारे चेतना में ना हो, लेकिन अब चेतन में रही। इसलिए दुनिया में ज्ञान की संस्कृति होने के बावजूद हमने कभी, जैसा मैं पहले कह रहा था, कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि किसी दूसरे देश के ऊपर, ये नहीं सोचने की कमी नहीं थी, हमारी संस्कृति ने हमें इसकी इजाजत नहीं दी कि हम कभी ये सोचें कि हम किसी के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। सब दिव्य। तो अगर हमने गड़बड़ न, जो मैं पहले कह रहा था कि अगर हमने गड़बड़ ना करी होती तो क्या 20वीं सदी में अगर मानव की दिव्यता के सिद्धांत को हम पूरी दुनिया में ले गए होते, और दुनिया में ले जाने का तरीका एक ही होता है, मैं भाषण देता रहूं कोई नहीं सुनेगा मेरी बात। जब भाषण के अनुसार मेरा आचरण होगा तब लोग सुनेंगे। अगर वो कमी मेरी ना होती तो क्या दुनिया को 1948 में मानव प्रतिष्ठा के सिद्धांत की नई जरूरत पड़ी होती? वो तो उससे भी ज्यादा गंभीर है, दिव्यता। मैं हाथ जोड़ता हूं और कहा कि भैया अपने जैसे आदमी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। भैया मैं इस आदमी के सामने हाथ नहीं जोड़ रहा, मेरे अंदर जो दिव्यता है वो इसके अंदर की अंतर्निहित दिव्यता को पहचानती है, उस दिव्यता के सामने प्रणाम कर रहा हूं। और ध्यान रखिए कि भारत, वो गुरुदेव ने कहा है, और मुझे लगता है कि वो बहुत ही सारगर्भित है। उनका इंडिया कैन नॉट अटेन ट्रू इंडिपेंडेंस अनलेस इट इज रिकॉग्नाइज्ड दैट हर, आई एम यूजिंग हिज वर्ड्स, मैं अनुवाद कर दूंगा, अनलेस इट इज रिकॉग्नाइज्ड दैट हर फाउंडेशन इज इन माइंड, which with its diverse powers and confidence in those powers goes on all the time creating Swaraj for itself. भारत को वास्तविक आजादी तब तक नहीं मिल सकती जब तक हम पहले ये स्वीकार नहीं करेंगे कि भारत की बुनियाद मानस में है, और इस मानस की जो दिमाग की जो शक्ति है और इसमें जो हमारा विश्वास है, जिसके चलते हम अपने लिए रोज नया स्वराज पैदा करते हैं। अपनी संस्कृति और स्वराज का मतलब ये नहीं कि हम किसी चीज पे इसलिए इटके रहें कि ये कभी पहले कही गई है, नहीं, वो पहले कही हुई चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जगत है, गतिशील है, आपको रोज अपना रास्ता तलाश करना पड़ेगा आधारभूत सिद्धांतों के अंदर रहते हुए। और आधारभूत सिद्धांतों में क्या चीज? बेसिक स्ट्रक्चर, जिसको बदला नहीं जा सकता। ये तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों की राय है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, लेकिन भारतीय संस्कृति के आधारभूत सिद्धांत क्या हैं जिनको बदला नहीं जा सकता? पहली बात, मानव की दिव्यता, प्रतिष्ठा से ज्यादा महत्वपूर्ण, और दूसरा कर्म का सिद्धांत। जो करेंगे हम उसके फल भुगतने पड़ेंगे।
किसी दूसरे को हम दोष नहीं दे सकते। कल ही मैं देख रहा था कि बहुत ही सुंदर किसी ने भेजा, आजकल तो वो आप काफ़ी सीख लेते हैं उस पर भी ना, व्हाट्सएप पे भी किसी ने कल भेजा कि वो एक गांव का बेचारा गरीब किसान, तो वो उसके पास जानवर थे, तो घी थोड़ा दूर रहता था, तो दूध भी नहीं बेच सकता था, घी बनाता था। तो घी लेके आता था महीने में एक बार नज़दीक के टाउन में या शहर में, और कोई व्यापारी थे उनको वो देता था, और उनसे बदले में वो जो भी पैसा होता होगा उसका उस पैसे से वो अपने घर की ज़रूरतों का सामान लेके चला जाता था। बहुत दिन से ये चल रहा था सिलसिला। तो एक बार व्यापारी के दिल में आया और उसने कहा कि भाई ये मुझे कहता है कि ये दो सेर है घी, तो इसे मैं तोलूं। तोला तो वो 2 सेर से पौने 2 नहीं कम था, पौने 2 सेर था। तो व्यापारी को बहुत बुरा लगा, और अगले महीने जब वो आया तो उसने किसान को डांटा और उसने कहा कि भाई तुम ये बेईमानी करते हो और ये कम तोलते हो। तो उसने बेचारे ने पूरी डांट सुनी और उसने कहा कि तुम जाओ, मुझे तुमसे नहीं लेना। कहा बस एक बात मेरी सुन लीजिए। मैंने कहा बताओ। उसने कहा कि मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो क्या कहते हैं, बाट कहते हैं, बाट है, वेट जो होता है बाट, मेरे पास तो बाट भी नहीं है। मुझे तो जो आप सामान देते हो 1 किलो कहते, 1 सेर कहते, मैं तो उसको तराजू में रख के और ये घी तोड़ लेता हूँ। ऐसे मुझे लगा कमाल की कहानी, और ये अकेली ये नई कहानी नहीं है। जब भगवान राम लौट के आए और सब सुख शांति, तो दरबार में एक कुत्ता आया और कुत्ता इंसानों की जुबान बोलता था, और उसने कहा कि मुझे किसी व्यक्ति ने अकारण ही मुझे चोट पहुंचाई। उसकी जांच कराई गई, उसका आरोप सही पाया गया। भगवान राम ने उस कुत्ते से पूछा तुम्हारा आरोप सही है, बताओ क्या सजा दे। कुत्ते ने कहा ये मंदिर का महंत है, इस जिससे मुझे चोट मारी है, इसको आप मुख्य महंत बना दो। ये आनंद रामायण से है, किसी मतलब कोई बात की बनाई हुई कहानी नहीं है, आनंद रामायण से। तो भगवान राम, तो लोग हंसे, जैसे आप हंसे ऐसे ही लोग हंसे दरबार। वो कहा कि तुम इसको सजा दिलाना आए हो कि इसका प्रमोशन कराना है। तो उसने कहा कि ऐसा है कि मेरे पूर्व जन्मों के जो अच्छे सत्कर्म हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि मुझे अपने पूर्व जन्मों के बारे में चेतना है, जानकारी है। तुम मानव योनि में हो, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें नहीं पता तुम पिछले जन्म में क्या थे। मुझे पता है, मेरे सत्कर्म बहुत हैं, लेकिन पिछले जन्म में मैं मुख्य महंत था और उसमें मुझसे कुछ ऐसे पाप हुए जो मुझे ये जीवन जीना पड़ रहा है। मैं इसे छोटी मोटी सजा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि जिस तरह मुझे सजा मिली ऐसे ही इसे भी मिले। तो 2 बुनियादी चीजें मैं मानता हूं कि 2 बुनियादी चीजें, और कर्म के ऊपर क्या खूबसूरत क्या खूबसूरत 2 लाइनें हैं संस्कृत में। सूतो व सूत पुत्रो वायो व कोवा भवाम्यहम्
देवा यत्तम कुले जन्मा मदा यत्तंतु पौरुषम। सूत रथ चलाने वाले को भी कहते हैं, सूत कपड़ा बिनने वाले को भी कहते हैं। कहा कि मैं चाहे रथ चलाने वाला हूं, चाहे कपड़ा बिनने वाला हूं, या मैं कोई भी हूं, मैं कहां पैदा हुआ, ये देवायत्तम, ये किस्मत में जो था उसके अनुसार हुआ है। मैं जीवन में क्या करूं, ये मेरे पुरुषार्थ का मामला है, ये मेरे कर्म का मामला है। तो हम अपनी, मैं इसके साथ खत्म कर रहा हूं, और मुझे ये विषय बड़ा अच्छा लगता है। मैं बोलता हूँ इसलिए कि अगर हमें वास्तव में इसके बारे में चेतना हो और हम इन मूल्यों को आत्मसात करें, तो ये दुनिया जहाँ पे इधर नजर डालिए तो जंग हो रही है, इधर नजर डालिए तो, और केवल जंग नहीं हो रही, युद्ध नहीं है अकेला, घोषणाएं होती हैं, हम इनको सफाई हस्ती से मिटा दें। अरे भाई, हम इंसान हैं, हमारी सीमाएं हैं, हम कौन हैं किसी को सफाई हस्ती से मिटाने वाले। तो अगर हमारे अंदर ये चेतना पैदा हो अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में, और हम उसको अपने जीवन में आत्मसात कर सकें, उसके अनुसार आचरण कर सकें, तो न सिर्फ हम अपना भला करेंगे, अपने देश का भला करेंगे, बल्कि हम दुनिया को भी एक रास्ता दिखा सकते हैं कि कैसे शांति के साथ सबके, सारी विभिन्नताओं के बावजूद एकता का एहसास पैदा करके कैसे शांति से रहा जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केरल के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद जी। आपकी श्री वाणी से ज्ञान की वर्षा के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने गौरवशाली भारतीय परंपरा के दृष्टिकोण से हम सभी को रूबरू कराया, वेदों की ऋचाओं से रूबरू करवाया, मानव प्रतिष्ठा सिद्धांतों से हम सभी को रूबरू कराया। हार्दिक धन्यवाद। और अब व्याख्यान माला के अंत में हम आग्रह करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय जी, सम्मानीय मंच और आदरणीय आप सभी जनों से, कृपया आप सभी जन अपने स्थान पर खड़े होंगे। राष्ट्रगान। भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।